हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग जुलाई फर्स्ट वीक यानी कि 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें सवालों के माध्यम से देखेंगे। तो पहला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय एलआईसी ऑफ इंडिया टू ट्रांसफॉर्म द एजेंसी इकोसिस्टम। एजेंसी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? देखो दोस्तों, ऐसा है, जो एलआईसी ने स्टार्ट किया है जीवन सामर्थ। ठीक है। अब ये चाह रही है एलआईसी जो अपने एजेंसी इकोसिस्टम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दे। वो कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, सब कुछ बदलने की तैयारी हो रही है। एलआईसी जो है वो 1956 में अस्तित्व में आया, सितंबर 1। ये जो 1956 है ये आपको पता होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कॉरपोरेशन है। ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन है वो है सिद्धार्थ मोहंती। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। The term CEBEX was recently seen in news. What is it related to? CEBEX शब्द हाल ही में खबरों में था, ये किससे संबंधित है? देखो दोस्तों, ऐसा है, जो एक्स लगा हुआ है तो लगता है क्या ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज होगा? नहीं दोस्तों, ये मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। ये है हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोसिव। अब ऐसा है, जो इसको डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने, जिसका मुख्यालय है नागपुर में। अब ये है क्या? तो सेबेक्स 2, इसका वर्जन 2 लॉन्च हुआ है, जो कि 2.1 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू टीएनटी। टीएनटी क्या होता है? टीएनटी होता है ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल तो आते हैं। सबसे पहले आपको टीएनटी का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। ठीक है। और ये पेल येलो सॉलिड ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, जिसको एक्सप्लोसिव में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट? आईएआरआई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये शर्मा जी नियुक्त हुए हैं, टीआर शर्मा। दोस्तों, आईएआरआई की बात करें तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसे पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, और ये 1905 में अस्तित्व में आया। और जो हमारे भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, 1960s का जो दौर था, इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में आईएआरआई ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। इन विच ईयर डिड इंडिया इनैक्ट द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट? किस वर्ष में भारत के ने माल के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम को लागू किया? दोस्तों, ये लागू किया गया था 1999 में। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो ये एक्ट पास हुआ था 1999 में और इम्प्लीमेंट हुआ था 2003 में, तो ये 4 साल का जो गैप है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये है क्या? ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है क्या? तो देखो, ऐसा है, जो कोई भी प्रोडक्ट है उसके ओरिजिन के हिसाब से और उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से इसे मिलता है जीआई टैग। और ये मिलता है आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ठीक है। पहला जो जीआई टैग मिला हुआ है वो है दार्जिलिंग टी का। और सबसे ज़्यादा एंट्रीज जीआई टैग की उत्तर प्रदेश की है, और इस बार भी 2024 में भी इसने बहुत सारे जीआई टैग्स बटोरे थे। ठीक है। और अभी का जो इसका नंबर है वो है 75 जीआई टैग्स, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं। क्या जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिलता है तो क्या उसका ओरिजिन इंडियन ओरिजिन होना आवश्यक है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक ओरिजिन होना चाहिए। विदेशों के भी कुछ प्रोडक्ट्स हमारे भारत में उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये बने हैं रवि अग्रवाल जी, और पहले थे नितिन गुप्ता, उनके बदले में अब रवि अग्रवाल आए हैं। दोस्तों, सीबीडीटी की बात करें तो आप समझो ये डायरेक्ट टैक्सेस है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और एक होता है सीबीआईसी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। जीएसटी इंस्पेक्टर बनोगे तो इधर से बनोगे, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे तो इधर से बनोगे, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। सीबीडीटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? जिसको बनाने के लिए कानून लाया जाता है। कौन सा कानून यहाँ पे आ गया? तो कानून आ गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में। इसी से सीबीडीटी बनाया गया है। काम क्या करती है? इनकम टैक्स को देखती है, कॉर्पोरेट टैक्स देखती है, वेल्थ टैक्स देखती है, और वो सारे टैक्स देखती है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में आती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है। तो बेसिकली जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सीबीडीटी के अंदर में देखे जाते हैं। ऑन विच डेट इज द जीएसटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया? भारत में प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, जुलाई 1। ये जुलाई 1 का करंट अफेयर्स है ना?
फर्स्ट वीक का, तो जुलाई फर्स्ट में आपको जीएसटी डे मनाया जाता है, क्योंकि जुलाई फर्स्ट 2017 को ही जीएसटी लागू किया गया था। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, तो ये डेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवालों के रूप में अब भी दिखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये किसके अंडर में आता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए? एक तो सबसे पहले आपको डेट पता होना चाहिए, किसके अंडर में आता है जीएसटी, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद ये बिल कौन सा था, तो 122nd अमेंडमेंट बिल के हिसाब से ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में। और जब ये एक्ट बना तो ये 101 यानी कि 101वां अमेंडमेंट एक्ट है, वो जीएसटी के रूप में आया था। कब की बात है, तो 2016 की। ठीक है। In which state is the Hool Diwas celebrated to commemorate the tribal uprising against the British rule? ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी विद्रोह की याद में किस राज्य में हूल दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, ये मनाया जाता है झारखंड में। ठीक है। अब जब हूल दिवस की बात होगी तो एक नाम जरूर आएगा, वो है संथाल, संथाल ट्राइब। दोस्तों, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये भी सवाल आ जाते हैं, जो संथाल रिबेलियन कब हुआ था, तो ये 1855 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये बेसिकली ट्राइबल रिवॉल्ट था। हूल क्रांति दिवस मनाते कब है, तो जून 30। कब, कहाँ मनाते हैं, तो झारखंड में। ठीक है। और ज्यादा अगर पूछ लिया तो सीधू कानू और चांद और भैरव, ये चार नाम हैं, ये संथाल अपराइजिंग से जुड़े हुए हैं। इन विच ईयर वॉज द शिमला अग्रीमेंट साइंड? शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? दोस्तों, ये हस्ताक्षर हुए थे 1972 में। किनके बीच में हुआ था, तो आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, इंडिया की तरफ से हैं इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से हैं भुट्टो। कब हुआ था ये साइन, तो जुलाई 2 1972 में। किसके किसके बीच में, तो जैसा कि हमने देखा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। क्यों हुआ था, तो देखो ऐसा है, जो 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसके बाद से ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बना। ठीक है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यही कारण है, जो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला मसला जो होता है, वो कहीं इंटरनेशनली अगर हाईलाइट हो गया, तो फिर इंटरनेशनली कमेंट भी आने लग जाते हैं, जो नहीं भाई वो तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, नहीं भाई वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इस पे इंडिया अपना स्टैंड रखता है कि देखो ऐसा है, जो हमने, ये हमारा अपना आंतरिक मामला है, जो कि शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल डिफाइन कर रखा है शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से। ठीक है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए। और वैसे शिमला की बात करें तो शिमला बड़ा ही यूनिक जगह है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक है आपका शिमला अग्रीमेंट, दूसरा है कन्वेंशन, शिमला कन्वेंशन, और तीसरा है कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस। तीन चीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। एग्रीमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा 1972। कन्वेंशन की बात करते हैं तो 1914 की ये बात है, और ये मैकमोहन लाइन डिफाइन करता है। और मैकमोहन लाइन किसके बीच में है, तो इंडिया और चाइना, है ना। तो बेसिकली इसमें पार्टी कौन कौन थे, तो इंडिया था, चाइना था और तिब्बत था। जितना भी मैकमोहन लाइन है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, ये इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसको नॉर्थ ईस्ट कंसिडर करो तो ये आपको शिमला कन्वेंशन के हिसाब से ये सामने आया है। अब चाइना क्या करती है, वो दिखाती है अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा अपने आप में। और यही कारण है, जो यहाँ से जो एथलीट जाते हैं चाइना, तो इनके ऊपर में स्टेपल वीजा इशू कर देते हैं। वो दिखाते हैं जो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी से आ रहे हैं, चाइना के ही डिस्प्यूटेड टेरिटरी से आ रहे हैं, जिसका विरोध हम लोग करते हैं। तो हमने तो कहा, जो भाई ऐसा है, जो शिमला कन्वेंशन में हम लोगों ने ही तो मैकमोहन लाइन को माना था। तो उनका कहना है कि देखो ऐसा है, जो तिब्बत जो है, बेसिकली तिब्बत पहले ऑटोनॉमस एरिया हुआ करता था, अब ये चाइना के कंट्रोल में है। तो वो कहते थे कि भाई ऐसा है, जो तिब्बत तिब्बत ने अपने मन से चीज़ें सामने ला दी, हमारा तो ये एरिया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। हम इसे अपना ही मानेंगे। अब ये चाइना की बदमाशी होती है। चाइना क्या करता है, अपना पुराना वाला कोई मैप लेके आ जाता है और कहता है कि देखो हमारे मैप में ये है, हमारा ही हिस्सा है। तो उस मैप को थोड़ी ना मानेंगे हम लोग, है ना। अब शिमला अग्रीमेंट को हम लोगों ने देख लिया, जो कि आपको 1971 में जो वॉर हुआ था, उसके बाद से ये शिमला अग्रीमेंट हुआ, जो कि एलओसी को डिमार्केट करने के लिए बनाया गया था, है ना। तो दो तो यहाँ हो गए, और तीसरा शिमला कॉन्फ्रेंस, ये 1945 की बात है। जो हमारे यहाँ वाइसराय हुआ करते थे, वेबल, मैंने याद भी इसी तरीके से किया है 1945। जैसे वेव करते हो ना आप, हाथ हाथ जब दिखाते हो, तो ये हाथ है तो पांच उंगलियां दिखती है ना, तो इससे वेव जो करते हो, इससे 1945 में मैंने याद कर रखा है। अब ये था किस लिए,
तो ऐसा है, हम लोगों ने आज़ादी की अच्छी खासी डिमांड कर रखी थी। तो वेवल गए लंदन, लंदन से बात करके आए और बताएंगे जो हाँ दे देंगे। लेकिन पाकिस्तान चाहता था जो भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन अलग हो। यही कारण है जो वेवल प्लान फेल हो गया। वेवल प्लान कहता था जो भी काउंसिल बैठेगी ना, वो अब सब हमारे ही लोग बैठेंगे, भारतीय लोग ही बैठेंगे, वाइसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के। तो ओवरऑल शिमला से जुड़े हुए आपको तीन इवेंट देखने को मिल गए, एग्रीमेंट, कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस। तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया। दो तो हमारा बाउंड्री डिफाइन करता है और एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको जो वेवल प्लान को दिखाने के लिए हुआ था, जो कि बेसिकली फ्लॉप रहा था क्योंकि बात नहीं मानी गई थी। विद विच कंट्री इज द इंडिया कंडक्टिंग मैत्री एक्सरसाइज 2024? अगर आपने हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख लो। आप मुझे आके यहाँ पे थैंक यू बोलोगे। कारण क्या है? क्योंकि उसको हमने नेमोनिक्स की सहायता से सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को आपको याद करा दिया है। और मिलिट्री एक्सरसाइज हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। मैत्री को भी मैंने उसमें कवर करा है। ये बेसिकली थाईलैंड का मिलिट्री एक्सरसाइज है। मैत्री एक्सरसाइज जो है, अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है। अभी ये जो मैत्री एक्सरसाइज है ये कहाँ पे होने वाला है? तो ये होने वाला है फोर्ट वाचीरपक्रन इन टाक प्रोविंस, थाईलैंड। कब से कब तक? 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक। किसके बीच में? तो इंडियन आर्मी और रॉयल थाई आर्मी के बीच में। विद विच कंट्री इज इंडिया कंडक्टिंग द मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट? किस भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आयोजित कर रहा है? दोस्तों ये कर रहा है मंगोलिया के साथ। और हमने इसे याद करने के लिए मोगली एलिफेंट पे बैठा हुआ, ये आपको हमने उस मिलिट्री एक्सरसाइज वाली वीडियो में दिखाया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिमाग में रखना है, ये है उमरोई मेघालय। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आ सकता है एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। जो ये नोमैडिक एलिफेंट जो है, ये आपको जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, और ये जो 16th इसका जो वर्जन चल रहा है, ये आपको उमरोई मेघालय में हो रहा है। कब से कब के बीच में? तो जुलाई 3 से लेके जुलाई 16 2024। तो ये आपको पता होना चाहिए। उमरोई मेघालय बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। Which Indian state passed the Nodal Investment Region for Manufacturing Construction Area Bill निर्माण 2024? किस भारतीय राज्य ने विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 के लिए नोडल निवेश क्षेत्र पारित किया? उत्तर प्रदेश ने यह किया है। कारण क्या है? जो योगी आदित्यनाथ हैं वो चाहते हैं जो $1 ट्रिलियन का, $1 ट्रिलियन नहीं कह रहा हूँ, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है इस मार्क को पार किया जाए। इसके लिए वो अपना लगे हुए हैं और इसी चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को बढ़ावा देने के लिए निर्माण वो लेके आए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आएगा, निर्माण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश। व्हाट इज द फोकस ऑफ पीएम्स नमो ड्रोन दीदी स्कीम? पीएम की नमो ड्रोन दीदी योजना का फोकस क्या है? तो एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है। अब ऐसा है, जो इसमें कौन कौन से मिनिस्ट्री जुड़ी हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के नाम से जानते हैं। फिर एक रूरल डेवलपमेंट हो गया और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये सब सभी मिलके नमो ड्रोन दीदी को लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है। और इसी को ये रन कर रहे हैं। काम क्या है? तो 15,000 वुमन को ट्रेन करना है जो ड्रोन कैसे उड़ाया जाए। किस लिए? फर्टिलाइजिंग के लिए, क्रॉप ग्रोथ को मॉनिटरिंग के लिए, सीड्स के प्लांटेशन के लिए और न्यू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को तलाशने के लिए। तो बेसिकली नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है और इसमें महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी सोच है। विच इंडियन सिंगर्स बायोग्राफी स्वर स्वामिनी वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली? हाल ही में किस भारतीय गायक की जीवनी स्वर स्वामिनी लॉन्च की गई थी? दोस्तों ये आशा भोसले की जीवनी है, स्वर स्वामिनी। दोस्तों आशा भोसले की बात करें तो कौन से घराने से हैं? तो भिंडी बाजार घराने से हैं। लता मंगेशकर कौन से घराने से हैं? तो वो भी भिंडी बाजार घराने से हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं। और इसका पूरा नाम है स्वर स्वामिनी आशा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? खाद्य और कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपको रोम में। ठीक है। अब ये क्या है? तो ये एफएओ है, ये है यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यूएन एजेंसी है जो कि हंगर पे काम करती है, ग्लोबल न्यूट्रिशन पे काम करती है, फूड सिक्योरिटी पे काम करती है। कब अस्तित्व में आई थी? तो 1945 में ये अस्तित्व में आई थी, 16 अक्टूबर 1945। 1945 आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सवाल 90% जो सवाल बनते हैं वो हेडक्वार्टर पे बनते हैं। डायरेक्टर जनरल इसके हो गए क्यू डोंग यू।
ठीक है। विच कंपनी इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल नेम फ्रीडम? किस कंपनी ने फ्रीडम नाम की दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल पेश की? ये की है बजाज ने। बजाज ने क्या किया है, मोटरसाइकिल में सीएनजी का यहाँ पे सिलेंडर लगा दिया है। ठीक है। और सवाल ये जो बजाज वाले पे कम आएंगे, ज़्यादा सवाल आएंगे जो सीएनजी होता क्या है। फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये मेनली इसका जिसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मीथेन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। Who received the Spice Award 2024 from ICAR Indian Institute of Spice Research? ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान से मसाला पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है स्वप्ना कलिंगल ने। सवालों में स्वप्ना कलिंगल आए ना आए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 1975 में अस्तित्व में आया था। ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है? तो कोझिकोडे केरला। वेयर इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग डिस्कवर्ड? दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई थी? दोस्तों ये इंडोनेशिया में देखने को मिला है, ये रहा। और ये कितना पुराना है? तो 51,200 ईयर्स अगो। ठीक है। कहाँ पे? तो इंडोनेशिया का जो सुलावेसी आइलैंड है वहाँ पे ये देखने को मिला है, और ये ओल्डेस्ट टिल डेट है। इसीलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सुपरलेटिव होता है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। और हमारे यहाँ ओल्डेस्ट कौन सा है? तो एक अंबा देवी है रॉक शेल्टर। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। और एक इम्पोर्टेंट और है भीमबेटका। देखो दोस्तों, ऐसा है जब भीमबेटका है वो 8000 बीसी के दौरान का है, और सबसे पुराना है अंबा देवी जो कि 25,000 ईयर्स अगो का है। ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दोनों सवाल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। Which country has become the first in the world to prepare a comprehensive checklist for its entire fauna? कौन सा देश अपने पूरे जीवों की व्यापक चेकलिस्ट बनाने का तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दोस्तों ये हम लोग बन गए हैं, यानी कि इंडिया। इंडिया ने क्या किया है, जो टोटल 104,561 1,04,561 स्पीसीज को हमने चेकलिस्ट बना दिया है। इसके लिए जितने भी आप यहाँ पे एनिमल्स के जो देख रहे हैं यहाँ पे, उसकी पूरी की पूरी चेकलिस्ट हमने बनाई है। और ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट करा है। और ये भूपेंद्र यादव जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने बताया है एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024 में, जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अगला सवाल है, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज 10th मेंबर? कौन सा देश हाल ही में संघाई सहयोग संगठन में अपने 10th सदस्य के रूप में शामिल हुआ? दोस्तों ये शामिल हुआ है बेलारूस। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। दोस्तों एससीओ जो है ये इसका फॉर्मेशन होता है 15 जून 2001, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बीजिंग चाइना में। कौन कौन मेंबर हैं? तो बेलारूस है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। दोस्तों इसकी थोड़ा सा टाइमलाइन को भी समझते हैं। ऐसा है, जो ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संघाई में 2001 में लाया गया था। किसके द्वारा? तो चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। तो बेसिकली चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्री और रशिया के द्वारा मिल बनाया गया था। किस किस चीज के लिए? तो यूएस के प्रेजेंस को कम करने के लिए, मतलब काउंटर करने के लिए बेसिकली ये बनाया गया था। ठीक है। फिर वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, ये धीरे धीरे अपने दायरे बढ़ाता चला गया। फिर ये 2005 में ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिल जाता है यूनाइटेड जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में वो 2005 में देखने को मिलता है। ठीक है। फिर 2012 में अफगानिस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता है एससीओ का। और 2017 में जब न्यूज़ बना था, जो इंडिया बन गया मेंबर एससीओ का, तो उसने इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी फुल मेंबरशिप दे दी थी। इससे पहले हम लोग ऑब्जर्वर थे, है ना। अभी क्या है, 2021 की बात है, जो ईरान को फुल मेंबरशिप देने की बात हुई थी, जो कि मिल ही गई है ना। इसके अलावा आपको इजिप्ट, कतर और सऊदी अरेबिया है, इसको डायलॉग पार्टनर बनाया गया है। 2023 में सऊदी अरेबिया को जोड़ दिया गया था एससीओ के साथ, और अभी बेलारूस जुड़ गया है। और हमारे यहाँ देखो आयरॉनिकल क्या है, जो यूएस के प्रेजेंस को कम करने के लिए या फिर काउंटर करने के लिए एससीओ बनाया गया, हम इसके हिस्सा हैं। और यूएस चाहता है अपना प्रेजेंस बढ़ाना हमारे यहाँ,
मतलब हमारे आसपास के रीजन में, इसके लिए वो लेके आया क्वाड, है ना। क्वाड में कौन कौन है, तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएस है, तो हम लोग उसके भी मेंबर हैं, है ना। तो एक तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल है, हु वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024, ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2024 किसने जीता। दोस्तों ये जीता है आपको ल्यूइस हैमिल्टन ने, बहुत बार जिन्होंने जीत भी रखा है इसको। ल्यूइस हैमिल्टन जो है, इन्होंने 9th विन ये बनाया है, ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का। और ये तब से आपको फार्मूला वन रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं, ठीक है। कहाँ के हैं ये, तो ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं। और चलाते क्या हैं, तो मर्सिडीज चलाते हैं। हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज ईरान प्रेसिडेंट, ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों आपको पता होगा, जो हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद मसूद पेजिकिशियान जो हैं वो बनाए जाते हैं। ये हैं क्या, तो ये कार्डियक सर्जन है ना। पहले कौन थे प्रेसिडेंट, तो इब्राहिम राइसी। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे भी सवाल दिख सकता है, जो किन की मृत्यु हो गई, तो इब्राहिम राइसी, या फिर कौन अब बनाए गए हैं, तो वो मसूद मसूद पेजिकियां पेजिशकियां, है ना। ईरान का कैपिटल कहाँ है, तो तेहरान, और ईरान की करेंसी क्या है, तो रियाल। Recently, Sir Keir Starmer has been appointed as the new Prime Minister of which country? हाल ही में सर कीर स्टारर को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये बने हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री। हराया किसको है, तो ऋषि सुनक को, जो कि भारतीय ओरिजिन के थे, है ना। ऋषि सुनक को मात्र 119 वोट मिले, और जो कीर स्टारमर हैं वो 412 वोट लेकर आए हैं आउट ऑफ 650 हाउस ऑफ कॉमन सीट्स। अब सवाल ये उठता है, जो क्या ये भारत के समर्थन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो हाँ रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये जिस तरीके से लोग सोच रहे थे, जो ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के हैं, तो क्या कीर स्टारमर रहेंगे समर्थन में, बिल्कुल रहेंगे, रहते हैं वो। और पार्टी इनका कौन सा है, तो लेबर पार्टी। ऋषि सुनक कौन से पार्टी से थे, तो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। और किंग अभी कौन से चल रहे हैं, तो किंग चार्ल्स तृतीय, ठीक है। डूरंट कप की बात हो रही है। डूरंट कप रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। हाल ही में खबरों में देखा गया डूरंट कप किस खेल से जुड़ा है। दोस्तों ये जुड़ा है फुटबॉल से, ये आपको पता ही होना चाहिए। और ये एशिया का ओल्डेस्ट क्लब बेस्ट बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मोहन बगान सुपर जायंट जो है, इसने ईस्ट बंगाल को हरा दिया, और डूरंट कप 2023 उसने जीत लिया। कहाँ पे, तो सॉल्ट लेक स्टेडियम। कहाँ पे है, सॉल्ट लेक स्टेडियम, ये है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। काजीरंगा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये स्थित है आसाम में, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा अदर जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में भी जान लो। मानस, डिब्रू डिब्रू साइकोवा इसको कहते हैं, नामेरी, ओरांग, दिहंग, और पटकाई, और रेमोना, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। आपको काजीरंगा कहाँ गया, ये रहा काजीरंगा। उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश की साइड में है डिब्रू सैकोवा, है लेकिन आसाम में, ठीक है। फिर ओरांग, फिर मानस नेशनल पार्क, मानस के ऊपर में भूटान है, और भूटान में जो नेशनल पार्क है उसको कहते हैं रॉयल मानस। मानस इंडिया का पार्ट है, रॉयल मानस भूटान का पार्ट है। रेमोना नेशनल पार्क ठीक उसके नीचे है मानस के, और नामेरी नेशनल पार्क, ये सारे आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा फेमस किस चीज़ के लिए है, तो वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए है। लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में आपको अक्सर देखने को तो मिलेंगे, लेकिन ये करंट अफेयर्स में क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे एक फीमेल घड़ियाल नोटिस किया गया है, स्पॉट किया गया है, ठीक है। 3 साल के बाद, कहाँ पे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में। By which year is the ISRO planning to have Indian Space Station भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रेडी। इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने की योजना बना रहा है, तो ये हमारी ये योजना जो बन रही है 2028 के लिए बन रही है, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम लोग बिल्ड करेंगे 2035 तक, लेकिन इसका फर्स्ट फेज जो है वो 2028 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये फॉर्मेशन इसका 1969 में हुआ था। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर सवालों के रूप में देखने को मिलता है। चेयरमैन हुए एस सोमनाथ, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फर्स्ट चेयरमैन हुए विक्रम साराभाई। ये बेसिकली इसरो जो है ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। तो इसी के साथ जुलाई फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स होता है समाप्त। जुलाई सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स भी आपको जल्दी इस चैनल पे देखने को मिलेगा। थैंक यू, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।